हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? हाँ, अभी विजिबल नहीं थे बट अब विजिबल हो गए। अब बताओ, सब कुछ ठीक है? हैप्पी गणेश चतुर्थी बेटा सभी को, और ढेरों सारी, ठीक है, आपको आशीर्वाद मिले। ठीक है, गणेश जी आप जानते हो बुद्धि के देवता हैं। ठीक है, बुद्धि आपकी बहुत बढ़िया हो और इस बार फोड़ दो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगेन बेटा, अगेन 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 गुड आफ्टरनून, अगेन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून, चलो ठीक है। हाँ, ओके 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 ओके, चलो। हाँ, श्री गणेशाय नमः, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन भी स्टार्ट ही कर रहे हैं। कहते हैं ना, सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है, हाँ, तुम्हारा ये सेशन, तुम्हारा ये साल, मतलब सिलेक्शन के लिए बहुत शुभ हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट देख लो, लेक्चर 1/2 करके लिखा है मैंने। 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि स्टार्ट मैं कर चुका हूं, लेक्चर 1 के अंदर स्टार्ट कर चुका हूं, पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक्चुअल में चैप्टर आज से स्टार्ट होगा, क्लियर है? हाँ, एक्चुअल में चैप्टर आज से स्टार्ट होगा। कोई डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज थायराइड पहले ले रहा हूं, फिर पैराथायराइड, फिर पीनियल और फिर थाइमस। 4 ग्लैंड टारगेट है हमारे। ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, ये चारों हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, टारगेट अचीव भी करेंगे। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट करा दिया था कल। ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन मैंने कल करा दी थी, मतलब हार्मोन्स की डेफिनेशन मैंने कल करा दी थी। हार्मोन्स होते क्या हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, कल मैंने बता दिया था। इंटर सेलुलर मैसेंजर है, कल मैंने करा दिया था। ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, कल मैंने करा दिया था। ठीक है, अगर मैं क्लासिकल डेफिनेशन की बात करूं, क्लासिकल डेफिनेशन अलग है और करंट साइंटिफिक डेफिनेशन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, तो दोनों के हिसाब से दोनों बातें अलग अलग हैं। क्लासिकल डेफिनेशन कहती है कि हॉर्मोन्स हैं क्या, हॉर्मोन्स क्या है? इट इज अ केमिकल, ये केमिकल है जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, और कहां पर रिलीज होते हैं? रिलीज इनटू ब्लड, बॉडी फ्लूइड में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो कल मैंने डायग्रामेटिकली इसको डिटेल में समझा दिया था, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझे? हाँ, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर कल मैंने ये भी करा दिया था कि एक्चुअल में 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज्ड आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, नॉन ऑर्गेनाइज्ड हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ऐसे ग्लैंड जो बने ही हार्मोन के सीक्रेशन के लिए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है। नॉन ऑर्गेनाइज्ड भाई एक्चुअल में वो ऑर्गन है बट वो हार्मोन भी रिलीज करना जानते हैं। ठीक है, एडिशनल, ठीक है, टू दीज सम अदर ऑर्गन, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, भाई डाइजेशन के लिए बना है पर हार्मोन रिलीज करता है। लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है पर हार्मोन रिलीज करता है। किडनी ब्लड के फिल्ट्रेशन की यूनिट है बट हार्मोन रिलीज करती है, जेजी सेल। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत किसी को? वॉइस में कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? नो? नो? चलो ठीक है, ओके। तो ये सारे हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। कल मैंने कहा भी था, तो मैं सिर्फ कंफ्यूजन अगर होगा तो यहां होगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल के अंदर। ठीक है, और मैंने कल बताया भी था, ध्यान रखना है आपको, हाइपोथैलेमस के नीचे हमेशा पिट्यूटरी होती है, पीनियल ग्लैंड अलग दी है, तो इन दो को फोकस करना है, बाद बाकी का आपको याद रहेगा कि यहाँ थायराइड होती है, यहाँ थाइमस होती है, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरी आप जानते ही हो। ठीक है, तो सबसे पहली ग्लैंड का हम टारगेट ले रहे हैं इस बार थायराइड, यानी मैं सारी ग्लैंड पहले कराऊंगा और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस लास्ट में कराऊंगा। ठीक है,
पिट्यूटरी हमारे बॉडी की कह सकते हो या हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम की मास्टर ग्लैंड है, और उस मास्टर का भी कोई मास्टर है जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो है हाइपोथैलेमस। सर अमेजोन पर सिंगल बुक 500 की है, आपके नीट एडवांस की। अमेजोन पर है क्या बुक मेरी? हमने तो नहीं डाली। हार्ट से तुम भूल गए? बुक मिल गई, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, फेक होगी, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हमने नहीं डाली अभी, अमेजोन पर नहीं डाली है। आगे जाकर के प्लानिंग करते हैं इंडिविजुअल बुक अमेजोन पर डालने की, बिल्कुल हाँ। पर 500 तो ज़्यादा कॉस्ट है, इसको कम में रखेंगे, इतना नहीं, ठीक है। मतलब अमेजोन की जो फीस है वो निकल आए, और जो अभी जितना चल रहा है उतना हो जाए, बस इतने में, ठीक है। अब आ जाओ, तो थायराइड की बात करते हैं। बहुत लोग इच्छुक हैं भाई सर, थायराइड से थायरोक्सिन का सिक्रेशन बढ़ जाए, कोई कहता है सर ज्यादा है कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, जो पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं। सारा खेल इसी ग्लैंड का है, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन का अगर सीक्रेशन हाइपर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपके बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और शरीर में चलने वाली जितनी भी साइकिल्स हैं वो तेजी से चलेंगी, और बहुत सारी एनर्जी उनकी वजह से हीट में लॉस होगी, खाओगे पियोगे हीट में लॉस कर दोगे, ठीक है। शरीर को कम लगेगा, समझ रहे हो। कई लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होगा। थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होने से क्या होगा बेटा? थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होगा तो उनका बीएमआर कम होगा। यानी एक रोटी भी खाएगा तो उसको लगेगी, समझ रहे हो, हाँ एक रोटी खाएगा तो लगेगी, ठीक है। वो खाने पे कंट्रोल रखेगा, क्या कहते हैं, थोड़ा भी खा लेता हूं तो लग जाता है, ठीक है, मतलब वेट मेरा गेन हो जाता है। तो ना तो ऐसा आपको भूखा रहना है, ना बहुत ज्यादा खाना है। आपको करना क्या है, इस थायरोक्सिन के सीक्रेशन जो इस ग्लैंड से निकलता है उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आप जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, मतलब सही शेप में आ जाओगे, क्योंकि आपका बीएमआर बेटर हो जाएगा। मोटे कैसे हो पतले कैसे हो, बीएमआर अपना संतुलित कर लो, बस सिंपल सी बात। चलो ठीक है, वो आगे का प्रोसेस है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, दिख रहे होंगे थायराइड के अंदर दो लोब होते हैं, एक लोब और दो लोब। मैं डायग्रामेटिकली बताऊं, दिखा देता हूं। ये दो लोब होते हैं, 1 और 2, और बीच में ये कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड है तो आप जानते ही हो वोकल कॉर्ड, अरे यार, वोकल कॉर्ड तो आप जानते ही हो, ट्रैकिया आप जानते ही हो। ग्लैंड की बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक तो ये तो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड। थायराइड ग्लैंड है, बाय लोब्ड होती है, ऊपर लिखे 2 लोब होते हैं इसमें। बाय लोब्ड होती है, और ये जुड़ी होती है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनसे कनेक्टेड होती हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस।
द थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर स्टोमल टिश्यू, वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ग्लैंड और पढ़ाने वाला है हम इसी में। यहां पर इस वाले लोब के अंदर 1 पेयर, यहां पर भी 1 पेयर। ये दूसरी ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड, 2 पेयर हो गए। पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, 2 पेयर्स हैं। अब बताओ, थायराइड क्लियर है आपको? कनेक्टिव टिश्यू बीच में जो जोड़ रहे हैं उसको उसको स्थमस बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड के अंदर ही पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, ठीक है। 2 पेयर्स होती है, 1 पेयर्स इन ईच लोब। क्लियर है? ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ, एच शेप होती है, बिल्कुल एच शेप होती है, बटरफ्लाई लाइक होती है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। बस एच शेप ही लिख दो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हाँ, टेस्ट सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। टेस्ट सिलेबस, रुको, टेस्ट सिलेबस नोट कर लो सारे लोग। बच्चे को बुक मिल गई है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पिक भेजा है, ठीक है, बुक्स उसको मिल चुकी है, उसी का पिक है, नीट एडवांस, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा लगा, तेरे मैसेज को मैं दिखा भी देता हूँ बच्चों को। पता नहीं कैमरा उसको ले पाएगा नहीं ले पाएगा। हाँ बेटा, थैंक यू। तो तुम लोग बस जो भी रिव्यू हो सेंड करते रहना बुक के, ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया, ठीक है। सिलेबस नोट कर लो सारे के सारे। हम्म, नोट करो। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर फ्रैक्शन, ठीक है। फिजिक्स में सिलेबस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रैक्शन। केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, तो जहां तक क्लियर हो गया होगा, इतना आपका सिलेबस आ रहा है जो संडे को टेस्ट है उसके अंदर, या संडे वाले टेस्ट में। और जो अगले संडे को टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर तो आ गई न्यूरल वाला, उससे एक बैक भी लूंगा जिससे रिवीजन तुम्हारा हो जाए, ठीक है। ये न्यूरल, और न्यूरल से एक स्टेप पीछे, ठीक है, लोकोमोशन। लास्ट में लोकोमोशन हुआ था ना। यहां तक क्लियर? अच्छा, रिजल्ट, रिजल्ट उन्होंने शायद अभी भेजा नहीं है मुझे। चलो मैं देखता हूँ इसका क्या है। चलो, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां आ जाओ, देखो यहां आपको मैंने पैराथायराइड दिखाई रखी है, ध्यान से देखोगे, पर हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर अभी, थायराइड। इसको मैं अलग से लेके चलूंगा पैराथायराइड को, ठीक है, अलग से समझाऊंगा उसको, तो ग्लैंड ही अलग है तो उसको अलग ही समझाएंगे पैराथायराइड को हम। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर तुमसे कहा जाए एनसीईआरटी का ये डायग्राम वेंट्रल साइड का है या डोर्सल साइड का है, जरा बताओ कमेंट में, ये डायग्राम वेंट्रल साइड का है या डोर्सल साइड का है? यस, वेंट्रल, बहुत सही, वेंट्रल। कुछ डोर्सल भी लिख रहे हैं, देखो ये आगे होती है। तो ट्रैकिया दिख रही है, ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के ऊपर से जो आएगी वो वेंट्रल साइड है, ठीक है, और पीछे ईसोफेगस होती है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऊपर ट्रैकिया कवर करेगी, ईसोफेगस को पूरा कवर नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि पीछे ईसोफेगस है, समझ गए? तो यहां से कंप्लीट होगी, पीछे से इनकम्प्लीट होगी, पीछे से इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि पीछे क्या होगी, ईसोफेगस, क्लियर है? तो ये साइड जो दिख रही है, अगर ऐसे क्वेश्चन इस पर ही बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो बच्चे अवेयर रहते हैं, ये डोर्सल साइड है। ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, डोर्सल व्यू, और ये वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल। वेंट्रल साइड पर पूरा का पूरा कवर्ड होगा इस तरीके से, सी शेप में होगी, डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होगी, डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होगी, वेंट्रल एंड डोर्सल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? वेंट्रल एंड डोर्सल। भाई जो पेपर बन के आया है मैंने उसका बता दिया, ठीक है, जो कल पेपर तुम्हारा जाएगा, कल का मतलब संडे को, उसका सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत हो सकता है सर वो अगले वाले टेस्ट का बोल रहे हो, जिसके बाद टेस्ट होता है, सर भूल जाते हैं, हमें भी याद दिलाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हाँ, नीट एडवांस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, और सब टॉपिक वाइज भी हैं, बिल्कुल, ठीक है, और हर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। यस, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब होता है बेटा प्रिंस, ठीक है, जिसको भाई न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए होते हैं, आपके बॉडी के सिस्टम के अंदर यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन देते हैं। पर हॉर्मोन्स होते तो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं स्टेरॉइड्स नेचर के, बट बॉडी के न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, इसलिए नॉन न्यूट्रिएंट है, समझे? चलो यहां तक आ जाओ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं निकालता हूं एक एक करके सबको, ठीक है। सबसे पहले हम यहां बाहर करेंगे किसको, थायराइड ग्लैंड को, कनेक्ट कट करता हूं उसको, ये कट किया मैंने छोटा सा पीस, उठा करके इसको बाहर निकाल लिया, ये है थायराइड। इसके अंदर क्या नजर आ रही है आपको, अभी जो एनसीईआरटी बोल रही थी, फॉलिकल्स। छोटा सा ट्रांसफर सेक्शन कट किया मैंने, यहाँ दिखा दिया है। इन फॉलिकल्स की अगर मैं बात करूं,
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं यहाँ पर, क्यूब के जैसे, क्यूब जैसे, क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। इन फॉलिकल्स के बाहर पैरा फॉलिकुलर सेल्स होंगी, फॉलिकल्स के बाहर, आउटसाइड, पैरा, पेरीफ्री पे मिलने वाली पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है। और फॉलिकल्स के बाहर आपके ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगे, ब्लड वेसल्स भी दिखा देते हैं, ये ये ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हो गए, ये फॉलिकल्स हो गए। और ये बीच में दिख रहा है ना पूरा स्ट्रोमल टिश्यू है, ये सारे स्ट्रोमल टिश्यू हैं, इट इज अ स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू, सारे स्ट्रोमल टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो फॉलिकल्स हैं। स्ट्रोमल टिश्यू हो गए, फॉलिकल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको पिंक कलर के, पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। पैराथायराइड नहीं है, इट इज अ पैराफॉलिकुलर सेल्स, कंफ्यूज मत होना। यानी ऐसे सेल्स जो फॉलिकल के बाहर पेरीफ्री पर हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स के बाहर की पेरीफ्री पर नजर आ रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है। और इनके अंदर देखूंगा ना, दिखाऊंगा तो आपको यहाँ कोलेडल फॉर्म में कुछ हार्मोन नजर आएंगे। ये इस तरीके से। ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू हो गए। स्ट्रोमल टिश्यू कहां दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने, दिखा देता हूं मैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप। कैसा होगा ये, थिन होगा, थिक क्वेश्चन आएगा, थिन होगा, थिक होगा, थिन फ्लैप, ध्यान रखना है, इस्थमस थिन फ्लैप होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। थिन फ्लैप होता है ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का थिन फ्लैप होता है इस्थमस। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बनी है थायराइड ग्लैंड, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। तो आपको अभी क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, दो ही चीजें नजर आ रही होंगी, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू नजर आ रहे हैं और फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं और स्ट्रोमल टिश्यू नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू नजर आ रहे हैं और फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपकी कवर करा दूंगा, टेंशन मत करना। ठीक है, आपके बिल्कुल डायग्राम के अंदर। अब फॉलिकल के अलावा बाहर पैराफॉलिकुलर सेल्स और हैं, किसके अंदर है, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर है। ठीक है। ठीक है। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करते हैं। हाँ, रिलीज टीसीटी, अच्छा तुम्हें सब पता है भाई। हाँ 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 बेटा। जूलॉजी पढ़कर ऐसा फील आता है जैसे डॉक्टर बन गए, सोचो सिलेक्शन के बाद कितना अच्छा फील आएगा। और यही सब्जेक्ट ऐसा होगा जो एक्चुअल में तुम्हारे साथ होगा। यस,
आफ्टर सिलेक्शन ये आपके साथ होगा, समझे? अरे भाई कौन है, एक मिनट, चलो उसको उठाते। आफ्टर सिलेक्शन ये आपके साथ होगा, यही चैप्टर, ठीक है। तो पैराफॉलिकुलर सेल समझ में आ गया। फॉलिकल्स किससे मिलके बने होते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अभी टिश्यू पढ़ाऊंगा, वहां लिखाऊंगा अभी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब आ जाओ, फॉलिकल्स के अंदर क्या है जो फॉलिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। ये कोलोइडल फॉर्म में थायरोग्लोब्युलिन है, ठीक है, यस। थायरोक्सिन की स्टोर्ड फॉर्म होती है, समझे? हाँ। फॉलिकल कुछ नहीं होते, फॉलिकल्स का मतलब थैलियां छोटी छोटी, ये कट करके दिखा रहा हूँ, ट्रांसफर सेक्शन है, ये टीएस है, टीएस ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे ना, पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, इनको फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, इसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। कोई डाउट? अच्छा, पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या रिलीज करते हैं, इनसे भी एक हार्मोन का, पैराफॉलिकुलर सेल ध्यान रखना किसके हैं, मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ऑफ थायराइड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनको, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड समझ लेते हैं, थायराइड के ही पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। क्या रिलीज करेंगे, रिलीज, क्या रिलीज करने वाले हैं, क्या रिलीज करने वाले हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, ये हार्मोन है। तुमसे पूछूं थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, घटाता है, जरा बताओ। हाइपोकैल्सियमिक है, हाइपर कैल्सियमिक है, डिक्रीज, बहुत सही। तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इट इज अ हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन, ठीक है, हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन, ठीक है। हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन क्या काम करेगा, डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है, बाय। भाई दो काम करेगा, दो काम करेगा, ब्लड में जितना भी एक्सेस कैल्शियम होगा ना, उसको बोन के मैट्रिक्स के संग जोड़ देगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एड माने जुड़ना, एडजॉर्प्शन, समझ रहे हो? हाँ, एडजॉर्प्शन, एड माने जुड़ना, ठीक है। इंक्रीज एडजॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, बोन मैट्रिक्स के अंदर उसको जोड़ देगा। इंक्रीज
adsorption of blood calcium in बोन मैट्रिक्स, यानी बोन के मैट्रिक्स में ब्लड के कैल्शियम को एडजॉर्ब कर देगा। एड माने जुड़ना, ठीक है, एड माने जुड़ना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अंदर आ जाना, एडजॉर्प्शन जुड़ जाना, रिजॉर्प्शन टूट जाना, समझ गए ना, रिजॉर्प्शन टूट जाना। क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ, एडी, एड माने जुड़ना, कंफ्यूज मत होना, जब भी चीज आ जाए एडजॉर्प्शन जुड़ जाना, एब्जॉर्प्शन अंदर आ जाना, रिजॉर्प्शन टूट जाना, रिजॉर्प्शन टूट जाना। और तीनों ही टर्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलने वाले हैं, समझे? अच्छा, था सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है ठीक है ठीक है। इंक्रीज एडजॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, तो ब्लड कैल्शियम बोन मैट्रिक्स में एडजॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, फिर भी अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, फिर भी अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो किडनी उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी, ठीक है, यस। अगर फिर भी ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है, उसको किडनी क्या करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ हाँ, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम थ्रू किडनी, बहुत सही, यानी लिख ही देते हैं, ये इंक्रीज कर देगा एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड कैल्शियम थ्रू किडनी, ठीक है, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा, यस, कैल्शियम फ्रॉम या थ्रू किडनी, ठीक है। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? अभी किडनी में दो चीजें बात की, सॉरी किडनी कह रहा हूँ, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में दो चीजें बात की हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमने थायरोग्लोबुलिन की बात की है, ठीक है, इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन किस अमाइनो एसिड की आइडोनेटेड फॉर्म होती है? ये नीट में जब एआईपीएमटी होता था तो बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक है। It is a idonated form of idonated form of idonated form of tyrosine amino acid. ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड की आइडोनेटेड फॉर्म है थायरोक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन यहां पर किस फॉर्म में? अभी थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में, इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? हाँ, टायरोसिन, यहां तक कोई डाउट ऑन बोन मैट्रिक्स इन बोन मैट्रिक्स? एक्चुअली बोन मैट्रिक्स के अंदर ही मतलब ऐड करता है वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन एंड ऑन से, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अब हम बात करेंगे, मैं एक्चुअल में इसको कट करके दिखाऊंगा यहां से पूरा ब्लड वेसल्स और इसका पूरा कनेक्शन कैसे है, यानी इस पूरे पोर्शन को मैं कट करने वाला हूं, इस पूरे पोर्शन को यहां से यहां तक,
यानी ब्लड वेसल्स भी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर स्टोमल टिश्यू भी, फॉलिकल्स भी आ जाएंगे, और अंदर भरा हुआ थायरोग्लोबुलिन भी आ जाएगा। इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर एक एक चीज को बहुत कंसेप्चुअल क्लियर करेगा। अच्छा, एक पूरा फॉलिकल बना दिया मैंने। ये किससे मिलके बना होगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। पूरा एनिमेशन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। बस दिखा देते हैं। देखो, ये एक प्रोटीन से मिलके बनी हुई, ठीक है, एक प्रोटीन है, मतलब जिसमें ये अमाइनो एसिड है, यानी मोतियों के माला, मोतियों की माला है जो मोतियों से मिलके बनी है। कुछ मैंने मोती दिखा दिए हैं, ठीक है। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड है। कौन से अमाइनो एसिड है? टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये दिख रहा है ना, इट इज अ टायरोसिन अमाइनो एसिड। टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। यस। अब समझना आपको, इस टायरोसिन अमाइनो एसिड में आइडोनेशन होगा। आइडोनेशन कैसे होगा, समझो। इसको बना कौन रहा है? ये फॉलिकल्स। फॉलिकल्स इस प्रोटीन की चेन को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज। ये रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर दिया बाहर, ठीक है। अब आ जाओ, ये मान लो कोई ब्लड वेसल्स है इसके अराउंड, ठीक है।
ये रिसेप्टर है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीधा आता है, इन रिसेप्टर से बाइंड करता है, तब जाकर के थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है। और TSH कहां से निकलता है? रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये रिलीज करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्लड के थ्रू अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और इन फॉलिकल पर लगे हुए रिसेप्टर से स्टार्ट जुड़ जाता है। तब जाकर के ये सेल रिलीज करते हैं किसको? तब जाके सेल रिलीज करते हैं थायरोक्सिन को, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, थायरोग्लोबुलिन। ये पूरी मैकेनिज्म है। अब कैसे बनती है क्या है पूरी बताता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर जो तुम्हें अमाइनो एसिड दिख रहे हैं ना, ये कौन से? टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। इनका क्या होगा? आइडोनेशन, आइडोनेशन, यानी आइडोनेशन में क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ आयोडीन। हो सकता है, देखो, एक आयोडीन बाइंड होगी तो क्या बोलेंगे, और दो आयोडीन बाइंड होंगी तो क्या बोलेंगे? इसको मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन और डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, मोनो और डाई इस तरीके से होंगे। हाँ, अगर एक मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन दो डाई आइडोनेटेड टायरोसिन से बाइंड करता है तो ट्राई बन जाएगा। हाँ, अगर दो डाई वाले, डाई आयोडीन 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 आयोडीन, ठीक है, ये मोनो से बाइंड करेंगे, ये भी डाई से बाइंड करेंगे, तो क्या होगा? आप समझना, ये एक प्रोटीन है जिसमें क्या है? अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? टायरोसिन अमाइनो एसिड। इसका क्या हो रहा है? आइडोनेशन, बाइंडिंग ऑफ आयोडीन। अब कितने टाइप के आइडोनेशन हो सकते हैं? दो टाइप के। समझना मेरी, इसमें कोई डाउट है? पहले ये बताओ भाई। यहां से हार्मोन आया, तब ये रिलीज होना चालू होती है, जिसके अंदर क्या होगा? आइडोनेशन ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड, बाइंडिंग ऑफ आयोडीन। आइडोनेशन हो गया, बाइंडिंग हुई टायरोसिन अमाइनो एसिड की, और ये जुड़ना चालू हो गया। तो दो टाइप के यहां पर आपको अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे। यस, डाई आइडोनेटेड टायरोसिन और मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन। क्लियर है? मैं लिख भी देता हूं, डाई मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन और डाई आइडोनेटेड टायरोसिन, दो तरीके के यहाँ पर क्या आइडोनेशन हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब क्या होगा? ये आपस में भी बाइंडिंग करेंगे, ये आपस में भी बाइंडिंग कर जाएंगे। जैसे अगर दो डाई और ट्राई आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? अगर ये दो डाई आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? यहां बनेगा ट्राई, यहां बनेगा टेट्रा। समझना, एक तो बन गया ट्राई और एक बन गया टेट्रा। तीन आयोडीन जुड़ रहे हैं दो अमाइनो एसिड के, चार आयोडीन जुड़ रहे हैं दो अमाइनो एसिड के, टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, तो लिख दो उसको, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आइडो थायरोनिन, ट्राईआइडो टेट्राइडो। ठीक है, ट्राईआइडो टेट्राइडो, इसको T3 बोल सकते हो।
T3, इसको T4 बोल सकते हो, T4। अब बताओ, इसमें कोई डाउट? ये ऐसे अपने आप बन जाती है, ठीक है। वही सेल प्रोटीन बनाएंगे, इसमें आयोडीन का एंट्री होगी तो आयोडीन इन सारे अमाइनो एसिड का आयोडोनेशन कर देगी, दो टाइप के टायरोसिन बनेंगे, डाई और मोनो। ठीक है, जब डाई डाई आपस में जुड़ेंगे टेट्रा बनेगा, जब डाई और मोनो आपस में जुड़ेंगे तो ट्राई आइडोथायरोनिन बनेगा। इसको ट्राई आइडोथायरोनिन को T3 बोलते हैं और टेट्रा आइडोथायरोनिन को T4 बोलते हैं। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक बताओ। टायरोसिन तो बेटा अमाइनो एसिड है। हाँ, टायरोसिन अमाइनो एसिड है, और थायरोनिन ये हार्मोन है, T3 और T4। यस, एक हार्मोन है तो एक, हाँ बेटा। अब बताओ, जहां तक कुछ भी डाउट है पूछो मुझसे, मैं बताता हूं तुम्हें। कैसा भी डाउट है? हाँ बेटा। आह। चलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके। टीएसएच अभी पिट्यूटरी में पढ़ाऊंगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है भाई। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है ना आपकी, मास्टर ग्लैंड बॉडी की सारी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, तो मास्टर ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, वो इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई थायरोक्सिन को निकालो, ठीक है। तब थायरोक्सिन का निकलना स्टार्ट होगा। अब थायरोक्सिन कैसा होता है? ये थायरोग्लोबुलिन है, जिसमें आइडोनेटेड आइडोनेटेड टायरोसिन देखने को मिल रहा है, आइडोनेटेड टायरोसिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितने आइडोनेटेड टायरोसिन है? दो, डाई और मोनो। डाई और मोनो, जब थायरोक्सिन बनता है तो मोनो और डाई जुड़ जाएंगे तो ट्राई आइडोथायरोनिन बन जाएगा। हाँ, डाई डाई जुड़ जाएंगे तो टेट्रा आइडोथायरोनिन बन जाएगा। इसको T4 बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, T3 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। डायरेक्ट थायरोक्सिन नहीं बोलते, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। इसको आप डायरेक्ट थायरोक्सिन बोलोगे। इसको आप डायरेक्ट थायरोक्सिन बोलोगे, उसको मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन बोलोगे, ठीक है। तो जैसे ही जरूरत पड़ती है तो ये पूरी चेन, ये वापस क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल रही है, ये अंदर आ रही है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वापस अंदर आएंगी, सारी पूरी पूरी माला आएगी। अंदर आकर के माला के अंदर
सारे मोती टूट जाएंगे, ठीक है। ये लिपिड मेम्ब्रेन है, यहां से ब्लड में सिर्फ दो ही मोती बाहर आ पाएंगे, कौन कौन से, एक T3 और एक T4, और कोई भी बाहर नहीं आ सकता। T3 और T4 बाहर आएंगे और कोई भी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। और ब्लड की हेल्प से बताया T3 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। T3 क्या है? कितनी परसेंट बनती है T3 एक्टिव फॉर्म में, पर बनती कम है, ओनली 20% के आसपास। हाँ, जबकि T4 ये ज्यादा बनती है, ठीक है। ये थायरोक्सिन है, ये 80% बनती है, ठीक है। ये बाहर आ गए। अब मोस्ट एक्टिव फॉर्म तो है पर कम है, इसको भी मोस्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो T4 थायरोक्सिन जो है ना, जो थायरोक्सिन है T4, ये एंटर करेगी इन लिवर। लिवर में एंटर करेगी और लिवर में T4 का क्या होगा, एक आयोडीन बाहर निकल गया, T4 कन्वर्ट इनटू T3, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म। तो 80% को भी हमने मोस्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ, T4 80% और T3 20% के आसपास होता है, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म कम है, पर एक्चुअल में थायरोक्सिन है वो 80% है, पर मोस्ट एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो उसको लिवर जैसे ऑर्गन में जाना पड़ता है, जहां पर एक आयोडीन रिमूव हो जाती है, तो T4 अगेन कन्वर्ट इनटू T3, मोस्ट एक्टिव फॉर्म, सिंपल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है दिल से आग लगा दो। थायरोक्सिन के काम पर आ रहा हूं बेटा, टेंशन क्यों कर रहा है, थायरोक्सिन का काम भी बताएंगे हम, थायरोक्सिन का काम भी बताएंगे, आते हैं वहां पर भी हम। वहां पर भी आ रहे हैं, यहां तक बताओ, यहां तक इतने में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। दिल से आग, ये हुई ना बात। अब काम की बात कर लेते हैं भाई, काम क्या है थायरोक्सिन का। देखो, ये तो मैंने पैराफॉलिकुलर सेल जो थायराइड के ही होते हैं इनका काम समझा दिया, काम क्या है, फंक्शन क्या है। हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन है, हाइपो माने कम, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, ऐसे करता है, ठीक है। जबकि थायरोक्सिन की अगर बात की जाए, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन T3 एंड T4, ठीक है। यहाँ जो थायरोक्सिन टर्म यूज किया है हमने स्पेशली, जो एनसीईआरटी की बात आती है, वो T4 के लिए है, T4, ठीक है, T4 के लिए। T3 भी थायरोक्सिन की फॉर्म है पर मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को रेगुलेट करता है। BMR मैं बोलता भी रहता हूं, तुम्हारा BMR ना ज्यादा होना चाहिए ना तुम्हारा BMR कम होना चाहिए। ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। तुम्हारा BMR मेंटेन रहेगा तो तुम हमेशा हेल्दी रहोगे, ठीक है। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे इसको, एराथ्रोपोइसिस। एराथ्रोपोइसिस, क्या बोलेंगे इसको, एराथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन मतलब एराथ्रोपोइसिस, समझ गए होगे। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यस। तभी तो आप मोटे या पतले हो जाते हो, क्योंकि इसके
मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके बनने और टूटने को, जैसे अगर बीएमआर बहुत ज्यादा है तो तेजी से टूटेगा, आप मोटे नहीं पतले हो जाओगे। बीएमआर कम है तो तेजी से, ठीक है, इसका डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन होगा, आप मोटे हो जाओगे। समझे? मेंटेन कैसे करें? ये मेंटेन योगा से होगा। यस, योगा से ही होगा, क्योंकि योगा मतलब एक्सरसाइज, योग मतलब ध्यान। ठीक है, जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो आपकी सीधी ग्लैंड पर इफेक्ट डालती है, ग्लैंड पर इफेक्ट डालती है, तो ऑटोमेटिकली इन सारी ग्लैंड के सिक्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, यस। ठीक है, अगला है मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यस, क्योंकि पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो मेंटेन करेगा ही, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही इनका फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन सब कुछ उसी उसी का पार्ट है। तुम सूर्य नमस्कार करो बस, नहीं तो थायराइड के स्पेसिफिक आसन होते हैं, वो अब मैं तो ऐसे मतलब ऑनलाइन तो नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब अलाउड नहीं होता, चीजों के इंसान के हिसाब से चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, बस बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, खेलो कूदो मस्ती करो और सूर्य नमस्कार करो, बस बेस्ट। ये तीन फंक्शन, चार फंक्शन है, चारों क्लियर हैं या नहीं? और पांचवा फंक्शन टीसीटी का बता दिया है मैंने, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैसे करता है डिटेल मैंने बता दिया है। ये हो गया फंक्शन हार्मोन का। ठीक है, वो सारा पूरा मैकेनिज्म बता दिया, बनता कैसे है, दोनों बता दिए मैंने, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी और थायरोक्सिन, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब हम बात करते हैं इनके डिसऑर्डर की, कोई चीज ऐसी बची नहीं रही है जो तुम कंफ्यूज हो। यहाँ थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं तो स्पेशली T4 की बात कर रहा हूं, पर T3 भी थायरोक्सिन की एक्टिव फॉर्म है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एराथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, इसलिए पतले और मोटे हो जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके बॉडी के वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, और ये हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। अब बताओ। नंबर 3, ठीक है, ये जैसे समझो मेरी बात, अगर बॉडी का बीएमआर बहुत ज्यादा है तो आपकी बॉडी का स्टोर फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन टूटना चालू हो जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, हीट की फॉर्म में लॉस करना होगा। ठीक है, और कम होगा तो इनका बनना चालू हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, इसी कहते हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अच्छा पैराथायराइड, अच्छा पैराथायराइड से पहले डिसऑर्डर और बता दूं मैं। यस, डिसऑर्डर मैंने बताया था, किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो भी समस्या, कम हो जाए तो भी समस्या। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ थायरोक्सिन, अब देखो, अच्छा ऐसे कर देता हूँ, हाइपो और हाइपर में तोड़ देता हूँ। हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, बस हाइपो की, हाइपर की वजह से तो एक ही होता है बस, हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपो माने कम और हाइपर माने ज्यादा। पहले मैं हाइपो की बात करता हूँ, हाइपर में तो एक ही है,
उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो हाइपो में सबसे पहले आ जाएगा सिंपल ग्वाइटर, येलो ले लेते हैं, नंबर 1। सिंपल ग्वाइटर, ठीक है, सिंपल ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। क्यों होता है थायरस का इनलार्जमेंट? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। आपके खाने में अगर आयोडीन की कमी है ना, तब सिंपल ग्वाटर होता है, ठीक है। जैसे आप सी रीजन से जितना दूर जाते जाओगे, क्योंकि आयोडीन का मेन सोर्स क्या है भाई? मेन तो भाई सी ही है, ठीक है। आप सी फूड इंटेक करते हो तो आयोडीन आपको भरपूर मिलता है, ठीक है, मेन सोर्स। अदर चीजों के अंदर आयोडीन मिलता है पर बहुत कम मिलता है, ठीक है, हाँ। यस, इंक्रीज साइज ऑफ थायराइड, यस। सिंपल क्वार्टर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड या इंक्रीज साइज ऑफ थायराइड, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो थायराइड को तो आयोडीन चाहिए, ठीक है, और आयोडीन कहाँ होगी? ब्लड में होगी। तो ये क्या करेगी? अपने साइज को बढ़ाना चालू कर देगी, साइज को बढ़ाना चालू कर देगी, इससे ज्यादा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो और ज्यादा आयोडीन अंदर आ पाए, ठीक है। तो जितनी कमी होगी उतना ही साइज को बढ़ाएगी, इसको बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड या सिंपल ग्वाटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। टाटा सॉल्ट, ठीक है। यार नमक के अंदर आयोडीन अगर थोड़ा भी रखा हुआ है ना तो बेकार है, और ज्यादा नमक तो सी सॉल्ट तो वैसे ही मना करते हैं खाने के लिए, ठीक है। प्योर सी सॉल्ट हो तो वो, देखो कुछ चीजों में तो ठीक है, अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, बट मैक्सिमम केस में कहते हैं नमक थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, ठीक है। रॉक सॉल्ट खाओ तो उसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, हाँ। तो रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट अच्छा है। सी सॉल्ट मतलब एक प्योर फॉर्म बनती है जो मिलती नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो। तो जितना भी तुम जो खाते हो सी सॉल्ट वो बेहद बेकार होता है, ठीक है। यस, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता सी सॉल्ट, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को ना तो शुगर चाहिए, हेल्दी बॉडी को, ना सॉल्ट चाहिए। ये तो हमने खुद बनाए ना, नमक और चीनी, ठीक है, नेचर में नहीं थे। नेचर कहती है कि नेचुरल स्वीट चीजें खाओ, हनी खाओ स्वीट के लिए, मीठा करना है तो, ठीक है। मीठा करना है तो आप मोरिंगा लो, मोरिंगा का पाउडर आता है, ठीक है, लीव्स होती हैं, बहुत मीठा होता है, ठीक है। या मुरैठी होती है, मुरैठी, ये भी मीठा कर देती है चीजों को और बहुत हेल्दी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है। समझ रहे हो? नेचर कहती है नेचुरल चीजें, फ्रूट्स लो, ठीक है, मीठे, पर आप चीनी मत खाओ। हाँ, गन्ने का जूस पी सकते हो नेचुरल फॉर्म में, गुड़ खा सकते हो रॉ अगर है तो, ठीक है। चीनी नुकसान करती है, ठीक है, हाँ। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल ग्वाटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। दूसरा एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, यस। सेकंड, अगर प्रेगनेंसी का केस हो, जैसे कोई मदर है, इसको टीवी में दिखाते थे क्रिटिनिज्म को, हाँ, जैसे टीवी में दिखाते थे कि एक मदर है और प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो बच्चा उसका एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के फॉर्मेशन के अंदर। समझ रहे हो? हाँ। तो उस एबनॉर्मल बेबी को हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड होता है, ठीक है, यस। समझ रहे हो? हाँ, क्रिटिनिज्म। फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है उसको, सेक्सुअली भी प्रॉब्लम होती है, डीफ म्यूटिज्म हो जाता है उसको, ठीक है, गूंगा बहरा बच्चा होता है, ठीक है। स्किन बड़ी थिक होती है उसको। आप समझ रहे हो? हाँ, तो ये सिम्टम है। तो नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। नंबर 2 है, ठीक है, देख पा रहे हो क्या? क्रिटिनिज्म,
ठीक है, क्रिटिनिज्म में क्या होता है? एबनॉर्मल बेबी होता है। भाई मदर अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो एबनॉर्मल बेबी हो जाएगा, उसको क्रिटिनिज्म बोलेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, भ्रूणी अवस्था के दौरान, ठीक है। तो जो कहते हैं जब बच्चा यूट्रस में होता है तो मदर के खान पान का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यस, पूरा ख्याल, अगर नहीं रखा गया तो समस्या हो जाएगी बच्चे को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रिटिनिज्म के अंदर ये एबनॉर्मल बेबी होता है, एबनॉर्मल बेबी होता है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, क्रिटिनिज्म के अंदर इसका आईक्यू कम होता है, डीफ म्यूटिज्म हो जाती है, ठीक है। लो आईक्यू लेवल होगा, एनसीईआरटी का दे रखा है। डीफ म्यूटिज्म हो जाती है। लो आईक्यू, डीफ म्यूटिज्म। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिजिकली एंड सेक्सुअली रिटार्डेशन। और इसके अलावा बात करते हैं, थिक स्किन हो जाती है, थिक स्किन, ठीक है, थिक स्किन हो जाती है इस बच्चे की। यस, याद रहेगा, ठीक है। अब एक और ऐड कर लो, ये तो वैसे बच्चों को पता होता है, स्पेशली बच्चियों को, ठीक है। ठीक है, जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो और थायरोक्सिन का लेवल लो हो जाए तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हो जाता है। यस, हाँ, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइपो की वजह से होती है। हाइपो की वजह से सिंपल ग्वाइटर हो गया, हाइपो की वजह से क्रिटिनिज्म हो गया, हाइपो की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? डीफ म्यूटिज्म का मतलब होता है जो सुन और बोल नहीं सकता, ठीक है, हाँ, सुन और बोल नहीं सकता, यानी गूंगा और बहरा, यानी गूंगा और बहरा, उसको डीफ म्यूटिज्म बोलते हैं। डीफ म्यूटिज्म, सुनने बोलने की क्षमता ना होना, डीफ म्यूटिज्म कहलाता है। अब आ जाओ हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन क्यों होगा जरा बताओ, कारण तो एक ही हो सकता है, ठीक है, हाइपर सीक्रेशन का, या तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। भाई हाइपर क्यों होगा? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड।
ड्यूरिंग कैंसर, कैंसर के दौरान किसी को थायराइड कैंसर हो गया, कैंसर के दौरान उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाएगा। जिसको हम एक्सो माने बाहर, ऑप्था माने आंखें, यस, हाँ, एक्सो माने बाहर, ऑप्था माने आंखें, एक्सो, हाँ, ग्वाइटर, हाँ, हाँ, ग्रेव डिसीज भी कहते हैं बेटा उसको, ग्रेव्स डिसीज, बिल्कुल सही, इसी को बोलते हैं। एक ही बात है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव डिसीज, इसमें बीएमआर बढ़ जाता है, इंक्रीज बीएमआर, जब बीएमआर बढ़ जाएगा तो नो डाउट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, किसी का बीएमआर बढ़ा हुआ है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा। एक्सो माने बाहर, ऑप्था माने आंखें, गॉइटर माने डिपोजिशन ऑफ एक्सेस म्यूकस बिहाइंड आईबॉल, जैसे ऐसे इंसान नॉर्मल भी होते हैं तो ऐसे देखते हैं, ऐसे नॉर्मल भी होंगे तो आंखें फाड़ के, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आईबॉल के पीछे एक्सिस में म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और साइंटिस्ट का नाम था ग्रेव, सो इट इज कॉल्ड ग्रेव डिसीज। अरे यार, तू इतना इतना मत सोचा कर इतनी चीजों के बारे में, स्पेलिंग के बारे में इतना मत सोच, ठीक है, अब तो ठीक है, ओके, डॉक्टर बनने हो भाई। हाँ, हो सकती है ह्यूमन में ग्रेव डिसीज, मैंने देखा है। यस, 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 मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, ग्रेव डिसीज तो मैंने देखी है, इसलिए देखी हुई है, मैंने देखी है, अब तुमने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, डीफ म्यूटिज्म, ठीक है, मैंने तो देखी है, तुमने देखी नहीं देखी है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो क्रिटिनिज्म समझ में आ गया, सिंपल क्वार्टर समझ में आ गया, लो आईक्यू, डीफ म्यूटिज्म, फिजिकली सेक्सुअली रिटार्डेशन, थिक स्किन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, लो थायरॉक्सिन इन एडल्ट फीमेल, तब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल होगा। यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन कैंसर की वजह से हो सकता है, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है, ग्रेव डिसीज कहते हैं इसको, बीएमआर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सारे मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं जिससे कि आपको इजीली याद रहें। कोई डाउट इसके अलावा? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो माने कम, यहां पर भाई बढ़ रहा है क्योंकि आयोडीन कम है खाने के अंदर, तो साइज बढ़ा रही है। यहाँ आयोडीन कम की वजह साइज नहीं बढ़ रहा, यहाँ म्यूटेशन हो गया है और सेल कंटिन्यू कंटिन्यू डिवाइड करते जा रहे हैं, समझ रहे हो, उसको कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर की वजह से साइज बढ़ेगा तो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ थायरोक्सिन बन नहीं पा रहा क्योंकि आयोडीन नहीं है, ठीक है, इसलिए साइज बढ़ रहा है। दोनों का अंतर है ना, समझे? बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि आपके जैसे आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ रहा है तो आपकी देखो, वो जो दुबले पतले लोग होते हैं और खाते कम है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल इंसान के बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। जिन जो खूब मोटे तगड़े होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका बीएमआर स्लो होता है। बीएमआर का मतलब है बॉडी में चलने वाली सारी साइकिल तेजी से चलेंगी तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। साइकिल धीरे धीरे चलेंगी तो हीट जनरेट नहीं होगी, सिंपल सी बात। हाँ भाई, जिसका बीएमआर ज्यादा हो जाएगा उसका वेट तेजी से लॉस होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है।
रिटार्डेशन का मतलब है कम हो जाना, कम हो जाना रिटार्डेशन। चलो अब बताओ, अब कुछ भी चीज इसमें ऐसी है नहीं जो तुम्हें याद करने वाली है, तुम्हें याद क्या रखना है भाई? ये तो ग्लैंड हो गई, बहुत बड़ी मेजर ग्लैंड है, तीन ही मेजर ग्लैंड है चैप्टर के अंदर, आज एक कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है भाई? अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करता हूं तो उसके दो चीजों के मिलने से बनती है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू में पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो अलग हार्मोन रिलीज करती हैं वो टीसीटी है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है। जबकि फॉलिकुलर सेल थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, स्टोर फॉर्म थायरोग्लोबुलिन होती है, जो आइडोनेटेड फॉर्म है टायरोसिन अमाइनो एसिड की। कैसे बनती है सर? जब जरूरत पड़ती है तब यहां से हार्मोन निकलता है, इससे बाइंड करता है, तब सिग्नल सेल के पास जाता है, तब सेल रिलीज करते हैं इस प्रोटीन को, प्रोटीन बनाते हैं जिसमें खास टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड, जिसका आइडोनेशन हो जाता है, आयोडीन बाइंड कर जाती है। आयोडीन एक बाइंड करेगी तो मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन, दो आयोडीन बाइंड करेंगी तो डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। एक या दो, दो ही ऑप्शन है। हाँ, अगर मोनो और डाई आपस में जुड़ जाते हैं तो T3 बनता है, और डाई डाई जुड़ जाते हैं तो T4 बनता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये वापस एब्जॉर्ब होते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स, उसमें सब चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। पर T3 T4 डाइजेस्ट नहीं होते, ये कूद के कहां चले जाते हैं, ब्लड में। T3 कम होता है 20%, पर एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। T4 ज्यादा होता है, ठीक है, पर एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो लिवर एक आयोडीन को निकाल करके T3 में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में थायरोक्सिन हम T4 को बोलते हैं, T4 एक्चुअल में थायरोक्सिन है। T3 इज द एक्टिव, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन T4, ठीक है। तो काम वही था, T3 और T4 काम दोनों के एक ही हैं, बस रिसेप्टर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन है, बीएमआर को बढ़ाना, ठीक है, आपका एराथ्रो भाई आरबीसी फॉर्मेशन को इंक्रीज करना, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, और ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन भी करती है। ये डिसऑर्डर हो गए, इनलार्जमेंट, एबनॉर्मल बेबी, ठीक है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। भूलने वाली बात दो ही है जो तुम भूलोगे, एक डाई आइडोनेटेड टायरोसिन और मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन, ये टायरोसिन की फॉर्म है, और एक T4 और T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। बस ये भूलने वाली बातें हैं, और कोई भी बात भूलने वाली नहीं है। ये थायरोक्सिन की फॉर्म है, ये आइडोनेटेड टायरोसिन की फॉर्म है, बस इतना ही है इसके अंदर। तो अब बताओ, कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। जबरदस्त बीएमएस, हाँ ये हुई ना बात। अब मैं साथ ही बात करूंगा पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ये दोनों दो ग्लैंड मेजर ग्लैंड में आती हैं, ठीक है। इसके बाद मेजर ग्लैंड के अंदर जो आएगी वो आएगी एड्रिनल ग्लैंड, और तीसरी आएगी पिट्यूटरी। तो तीन मेजर ग्लैंड हैं, एड्रिनल, पिट्यूटरी और ये। तो एक तो मैंने आज खत्म करा दी, ठीक है, हाँ एक ग्लैंड आपकी आज खत्म हो गई, ठीक है। साथ में पैराथायरॉयड भी करा रहा हूं, थायराइड के अंदर ही होती है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, टू पेयर्स होते हैं पैराथायराइड, one pair present in each lobe. बाइलोब्ड होती है ना थायराइड। कोई डाउट? अब बताती है ये कब निकलता है भाई, पैराथायरॉयड कौन सा हार्मोन निकालता है, ठीक है, पैराथॉर्मोन, पीटीएच पैराथॉर्मोन, ठीक है। कब निकलता है? क्योंकि पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो कंडीशन लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, कंडीशन इफ डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन, हाइपो कैल्सियमिक कंडीशन, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या काम करेगा, अगर ऐसा होगा तब जाकर के काम चालू होगा, ये स्टिमुलेट करेगा
तब जाके ये रिलीज करेंगे, रिलीज परत हार्मोन। परत हार्मोन पीडीएच। क्लियर है? पीडीएच पैराथ हार्मोन। अब ये क्या काम करता है पैराथ हार्मोन? ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी हाइपर कैल्सिमिक है। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। कैसे बढ़ाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल? देखो, अब देखो, मैं कह रहा हूं समझो। क्या करता है ये? सबसे पहले क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इन बोन। ये क्या काम करते हैं? इंक्रीज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का एक टर्म यूज करते हैं, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बोन, जब बोन का टूटना, ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इंक्रीज। इसके अलावा और क्या काम करेंगे ये? और कैसे बढ़ाएंगे ब्लड कैल्शियम लेवल? ये स्टिमुलेट करेंगे जेजी सेल ऑफ किडनी। जेजी सेल्स ऑफ किडनी। किडनी के जेजी सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं, याद हो आपको? कैल्सिट्राइऑल। अब कैल्सिट्राइऑल क्या काम करेगा? इंक्रीज increase absorption of calcium from gut food। जो तुम खा रहे हो ना, उसमें से भी कैल्शियम को आपकी गट से अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है कैल्सिट्राइऑल। मैंने कहा पढ़ाया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, याद हो? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है।
तो भाई पहले तो ये तोड़ेगा बोन को, रिजॉर्प्शन कराएगा, फिर क्या काम करेगा, कैल्सिट्रायोल को रिलीज करेगा, ठीक है, आपकी गट से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा। कैल्शियम डाइवेलेंट आयन है, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते, समझे? हाँ, यस, ऑस्टियोक्लास्ट इज द टाइप्स ऑफ मैक्रोफेज, टिश्यू में पढ़ाने वाला हूं, इट इज अ मैक्रोफेज। फेज, भक्षण कोशिकाएं होती हैं, मतलब खाने वाली, बोन ईटिंग सेल्स। तो ये हो गया पैराथायराइड। पैराथायराइड कैल्शियम को बढ़ाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन यानी थायराइड, ठीक है, कैल्शियम को घटाएगा, ये बढ़ाएगा वो घटाएगा, दोनों मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसको भी बताता हूं तुम्हें। अच्छा, अच्छा, इसका भी डिसऑर्डर पता होना चाहिए आपको। अगर मान, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। नहीं, जैसे अगर डिसऑर्डर की बात करता हूं, डिसऑर्डर ऑफ हाइपो की वजह से भी होगा और हाइपर की वजह से भी होगा। हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीडीएच एंड हाइपर सिक्रेशन, पैराथ हार्मोन, ठीक है। हाइपो माने कम, अगर सिक्रेशन कम होगा, हाइपो सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? अब देखो, हाइपो सिक्रेशन कम, पीटीएच कम सिक्रेट होगा तो क्या होगा? भाई ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, पर जब कमी सीक्रेट होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इसकी वजह से क्या होगा? पैराथायराइड टिटेनी, पैरा थायरॉइड टिटेनी, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, टिटेनी, पैराथायराइड टिटेनी, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। हाँ, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये बढ़ गया तो बोन को जहां तोड़ेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। कम हो गया तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने से टिटेनी हो जाती है, बता ही चुका हूं आपको, किस चैप्टर के अंदर? लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, दोनों मिलके क्या करेंगे? रेगुलेशन। अच्छा, ये पीनियल तो कल कराऊंगा, आज नहीं, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा इसलिए। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, समझना, एक तरफ तो थायराइड होगी, एक तरफ पैराथायराइड होगी। भाई थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरो कैल्सिटोनिन, टीसीटी, क्या काम करेगा? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम। अगर ये ब्लड कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया तो तुरंत किसको स्टिमुलेट करेगा? पैराथायराइड को, भाई कम हो गया बढ़ाओ, तो ये क्या काम करेगी? ये रिलीज करेगी पी टी एच, ये क्या काम करेगा? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम।
अगर सपोज ब्लड कैल्शियम बढ़ गया बहुत ज्यादा तो तुरंत स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को करेगा कि भाई तुम घटाओ, घट गया तुम बढ़ाओ, तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड। आप बताओ आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। बीएमआर अलग होता है, ठीक है, बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें मेटाबॉलिज्म हर चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हो। इसके अलावा ठीक है और भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बीएमआर का ही पार्ट है। टेटनस अलग चीज होती है बेटा, टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, टिटैनी हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, टिटैनी। तो ये पूरी 2 ग्लैंड मैंने करा दी है, मेजर वाली ग्लैंड आज करा दी है मैंने, और पूरे रेगुलेशन के साथ विद डिसऑर्डर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक पैरा है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं तुम्हें मैं। एनसीईआरटी का दूसरा पैरा है सिंपल वाला, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, ये होमवर्क है आपका। एनसीईआरटी का तीसरा पैरा है, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं दे रहा हूं, मजा आएगा। और फिर लास्ट में जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया इस सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अच्छा, इसमें पिट्यूटरी वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं, इसमें से भी हटाता हूं मैं इसको। ये तो ठीक रहने दो, इसको हटाना पड़ेगा, पिट्यूटरी मैंने बाद में कराई है इसलिए, ठीक है। इतना होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है, ओके। लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं भाई, ये होमवर्क आपको करना है। चलो नोट कर लो उसको, ठीक है। आज क्या वेडनेसडे है, ठीक है, यानी नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर ये पूरा चैप्टर आपके ब्रेन की खोपड़ी में सेट होगा। 2 क्लास हो चुकी हैं, हुई तो एक ही क्लास है, ठीक है, पर चलो हम मान लेते हैं 5 क्लास 6 क्लास हैं हमारे पास, पर फिर भी मैं 5 क्लास में ही, यानी अगली 3 क्लास के अंदर पूरे चैप्टर को कंसेप्चुअल एनसीईआरटी के साथ ब्रेन में सेट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगले वीक ये चैप्टर पूरा आपके ब्रेन में सेट होगा, यानी कंप्लीट ह्यूमन फिजियो आपके मुट्ठी में होगी। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 3 चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, आपका 11th फिनिश, ठीक है, डन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीक पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, फिर ह्यूमन फिजियो का क्यूमुलेटिव टेस्ट भी ले लूंगा मैं, बिल्कुल यस, पूरी ह्यूमन फिजियो का एक क्यूमुलेटिव टेस्ट लूंगा, तो तैयारी रखना पूरी ह्यूमन फिजियो की अच्छे से, ठीक है। जब मैं पूरे आपके माइनर और मेजर पूरे ह्यूमन फिजियो के ले लूंगा, फिर एक क्यूमुलेटिव लूंगा मैं। थायरोक्सिन बेटा हार्मोन होता है और टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, अलग अलग चीजें। थायरोक्सिन हार्मोन है और टायरोसिन अमाइनो एसिड है, नीमो। चलो बाय बेटा।